शुरू करना है IAS 23 लॉन्ग टर्म लोन एंड रिलेटेड इश्यूज। IAS 23 से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा QM को रिवाइज करते हैं। QM पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, वो थोड़ी सी रिवाइज करते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं करूंगा, 2 आपने करनी, तो इसलिए ध्यान से देखना। ए लोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम MCB ऑन 1 जनवरी 2012 अगेंस्ट ए सैंक्शन लिमिट ऑफ 120 मिलियन। यकम जनवरी कब लिया जी कर्जा? 12 वाले दिन लिया कर्जा। कितना लिया जी? 120 मिलियन लिया। ओके, इट कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इस कर्जे के ऊपर सूद कितना है? 12%। द लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 12 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अच्छा जी, ये कर्जा वापस करना है। कैसे वापस करना है? इकट्ठा? सेमी एनुअली वापस करना। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है? वो कितनी है? और खोते हो कितनी है? चवल जे ना हो तो 5 मिलियन है। ये पहली किस्त कब देनी है बच्चों? 1 जुलाई 12 को। तो सोच समझ के जवाब देना। 1 जुलाई 12 को बाकी 6 महीने पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कर्जा कब लिया था? 1 जनवरी 12 को। पहली किस्त कब देनी है? 1 जुलाई 12 को। क्या 6 महीने पूरे हो गए? 6 महीने पूरे हो गए। ओके, कितने पैसे देने हैं बैंक को? 5 मिलियन देने हैं। ऐसी कितने पैसे देने हैं? 5 मिलियन देने हैं। अच्छा, लेकिन अंग्रेजी जरा गौर से देखो बच्चों। 5 मिलियन देने हैं और साथ क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है 5 मिलियन के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अगर अंदर इंटरेस्ट होता तो वर्ड होता इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग का वर्ड तो नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब 5 मिलियन इंटरेस्ट के अलावा है। 5 मिलियन इंटरेस्ट के अलावा है। अब मेरा फिर सवाल ये है कि अगर आपका रेट है 12%, तो इसके ऊपर 6 महीने बाद कितना सूद पे करना? 7.2। तो टोटल किस्त कितनी कितनी बन जाएगी? हमें 1 जुलाई वाले दिन 12.2 मिलियन देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बोलो तो सही। कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 12 ये पेमेंट करने के बाद कितना कर्जा बाकी रह जाएगा? 115। नहीं बात नहीं। 115 कैसे? 120 में से 12 नहीं माइनस होना चाहिए? हाँ, ये इंटरेस्ट है, ये एक्स्ट्रा है। असल में सिर्फ ये माइनस होना है। असल में 5 मिलियन लोन की वापसी है, 7.2 मिलियन लोन की वापसी नहीं है। वो तो उस टाइम का इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे हैं। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा जी, अगला पॉइंट।
अगली पेमेंट कब करेंगे बच्चों? 1 जनवरी 2013 को पेमेंट करेंगे। कितनी पेमेंट करेंगे? हाँ जी, 5 मिलियन पे करेंगे। सूद कितना पे करेंगे? टोटल पेमेंट कितनी हो रहेगी? ये 6.9 सबको समझ आ गया? हाँ भाई, 6.9 कैसे आया? 115 का 12%, फिर है 6/12 कर लो, या 6/12 नहीं करना तो 1/2 कर लो, एक ही बात है। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? अच्छा जी, अगला पॉइंट, अगली पेमेंट कब करनी है? 1 जुलाई 2013। कितनी पेमेंट करनी है? 5 मिलियन तो पे करना ही करना है। सूद कितना पे करना है? टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी? बच्चे पेमेंट क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि हमारा लोन कम होता जा रहा है। लोन की रीपेमेंट कम नहीं हो रही, वो 5-5-5 मिलियन ही है। फिर कमी किस में आ रही है? इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में क्यों कमी आ रही है? क्योंकि वो रिमेनिंग लोन कम हो रहा है, तो उस पर सूद कम कैलकुलेट होगा। तो यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है, अगली पेमेंट कब होगी बच्चों? ये कम जनवरी 14 को। कितनी पेमेंट होगी? 5 मिलियन तो लोन की पेमेंट होगी। सूद 6.3 मिलियन। टोटल पेमेंट, अगली पेमेंट कितनी होगी बच्चों? सूद ये सारी कैलकुलेशन समझ आ रही है? एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक हो गया? ये आपको डायग्राम समझ आ रही है? हमने क्यूएम के अंदर इसको टाइम स्केल डायग्राम का नाम दिया हुआ था कि हम हर 6 महीने बाद पेमेंट करते जा रहे हैं, तो उसकी हमने डायग्राम बनाई थी। बरल इस सवाल में उसने मांगा क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड 30 जून 2013। अब हमने अकाउंटिंग के पढ़ने से कुछ बातें समझनी है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2013 को। तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2012 को शुरू हुआ होगा। क्या ये बात लगी? ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अकाउंटिंग ईयर कौन से वाला? 1 जुलाई 2012 से है 1 जुलाई 2013 तक। हाँ, इससे पहले पहले तक। उसमें 1 जुलाई 2013 नहीं आना। 1 जुलाई 2013 तो अगले साल का पहला दिन है ना, वो शामिल नहीं करेंगे हम अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर सबको समझ आ गया? अगला पॉइंट, उसने मांगा क्या है आपसे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 30 जून 2013। तो बच्चों इस कैलकुलेशन में मुझे बताओ, ये जो 9.2 मिलियन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये
हमारे अकाउंटिंग ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस है या पिछले टाइम का इंटरेस्ट एक्सपेंस है? ये तो पिछले का है। तो ये तो फिर हमारे अकाउंटिंग ईयर में नहीं आना चाहिए। एक मिनट, एक्सपेंस का ताल्लुक पेमेंट से होता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट। हम जो जिस चीज को एक्सपेंस कहते हैं, क्या उसका ताल्लुक पेमेंट के साथ है? अगर बिजली का बिल पे नहीं किया तो इसका मतलब बिजली का बिल आया ही नहीं। सोचो 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 सोचो, क्या बिजली का बिल पे नहीं किया तो क्या खर्चा नहीं हुआ? क्या मुकर जाए, क्या बिजली इस्तेमाल की है कभी हमने? समझ लगी? हमने पेमेंट की है 9.2 मिलियन की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये खर्चा किस साल का था? तो पिछले साल का था। पिछले साल में एक्सपेंस बुक हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्या वो हमसे एक्सपेंस मांग रहा है या पेमेंट मांग रहा है? वो तो हमसे एक्सपेंस मांग रहा है, पेमेंट तो नहीं मांग रहा। नहीं बात सुन लगी? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 9.2 मिलियन का एक्सपेंस किस साल का है? अब बोलो तो सही, पिछले साल का। चाहे पेमेंट हमने साल में की लेकिन खर्चा तो पिछले साल का था। उसने मांगा है 1 जुलाई 12 से लेकर 30 जून 13 तक का सूद। अच्छा, अब इसके बारे में क्या ख्याल है 6.9 के बारे में? ये इस साल का है कि नहीं है? इस 6.9 मिलियन में कौन कौन से महीने शामिल हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये इसी साल के बंदे हैं। तो बच्चों, जो मैं एक्सपेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूं उसमें 6.9 रेलिवेंट है कि नहीं है? अच्छा, अब ये अगले साल में जा तो रहा है, लेकिन क्या ये वाकई अगले साल का है? ये अगले साल का नहीं है। क्यूएम के हिसाब से पेमेंट अगले साल में हो रही है, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से ये खर्चा पिछले साल का है। फर्क समझ आ गया दोनों में? क्यूएम कहती है भाई इस तारीख को पेमेंट की, हमने कहा ठीक है। अकाउंटिंग कहती है भाईजान पेमेंट को नहीं देखना आपने, आपने किसको देखना है कि खर्चा किस साल का था। जिस साल का था उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है ना? तो बोलो सही। मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है, जो खर्चे जिस साल के हैं उसी साल में रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट अगले साल में हुई है। नहीं समझ आ रही बात? तो 6.6 मिलियन की पेमेंट तो अगले साल हुई है, लेकिन क्या खर्चा अगले साल का है? खर्चा किस साल का है? तो बच्चों, इस 6.6 मिलियन का सारे का सारा खर्चा पिछले साल का ही है, इसमें से 1-2 मिलियन अगले साल का है। कैसे पता लगा? ये किस किस महीने का है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई का तो 1 रुपया भी नहीं है ना बीच में। 1 जुलाई को पेमेंट की है, लेकिन जुलाई का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। तो बच्चों, इसका मतलब है ये 6.6 मिलियन भी इसी साल का, पिछले साल का एक्सपेंस है। तो टोटल एक्सपेंस कितना बन गया बच्चों? हाँ जी, ठीक है जी। अब उसकी रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ेंगे, बात समझ आती है क्या उसने मांगा था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। तो इसका जवाब क्या है बच्चों? 13.5। ये बात सबको समझ आ गई? अगला पॉइंट, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2013। वो कहता है बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ? बैलेंस शीट। ओके जी, बैलेंस शीट बना लेते हैं। किस किस साल की बनानी है जी? 30 जून 13 के 14? 13 की। अब बच्चों जरा ध्यान से, 30 जून 13 को एसेट की बात तो यहाँ पे हुई नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज की बात हुई है। लोन एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी लिखेंगे। फिर लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक करंट और एक। अब जरा पहले करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, 30 जून 13 वाले दिन आपके सर पे टोटल कर्जा कितना? 13 वाले दिन। 110 मिलियन। कैसे पता लगा?
120 मिलियन का लोन लिया था, 5 मिलियन पिछले साल में दे चुके हैं और 5 मिलियन इस यकम जनवरी वाले दिन दे चुके हैं। ऐसे ही कितना दे चुके हैं? 10 मिलियन। तो पीछे लोन कितना रह गया? 110 मिलियन। ये टोटल लोन है आपके साथ। अच्छा, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी किताबों में लाइबिलिटियां दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, करंट और नॉन करंट। इस 110 मिलियन की टोटल लाइबिलिटी में से कितने पैसे ऐसे हैं जो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर देने हैं? सोचो 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 सोचो। 10 मिलियन देने हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो 10 मिलियन बच्चों आपने देने हैं अगले 10 महीनों में, वो करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट। और जो पैसे उस 10 महीनों के बाद देने हैं, वो कितने देने हैं? 100 मिलियन। तो वो बच्चों आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी हो। टोटल लाइबिलिटी समझ आ गई? 110 कैसे आई? उसके दो टोटे करने हैं। वो टोटा जो अगले 12 महीनों में पे करना है, करंट लाइबिलिटी। और वो जो अगले 12 महीनों के बाद पे करना है, वो क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन और यहाँ पे लिखेंगे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ये 10 के अगले 10 माह में 12 महीनों में ये 5 और ये 5 देख लो। ऐसे ही ना। अगला साल यकम जुलाई से शुरू होगा ना, और कब तक चलेगा? 30 जून तक। और उस 30 जून में बच्चों वो वाली पेमेंट नहीं आनी, ये वाली पेमेंट नहीं आनी। वो तो अगले साल में चलेगी ना। तो उसमें कितनी पेमेंट आ रही है? एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो टोटल 10 मिलियन हो गए। हजम शुद्ध। अच्छा, अब सोच समझ के जवाब देना। क्या ये 6.6 मिलियन सूद था कि नहीं था? था। किस साल का था? पे कब हो रहा है? इसका मतलब है इस बैलेंस शीट डेट पे हमारे सर पे कर्जा चढ़ चुका था सूद का। कितना चढ़ चुका था? 6.6। लेकिन पेमेंट हो गई थी? नहीं हुई थी। तो बच्चों अक्रूवल कंसेप्ट के मुताबिक ये 6.6 मिलियन भी पेबल, इंटरेस्ट पेबल के नाम से आ रहा होगा। तो लगी बात। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये क्यों नहीं आ रहा बैलेंस शीट में? ये 6.9 मिलियन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ये पे कर चुके हैं, तो जो पे कर चुके हैं उसकी लाइबिलिटी खत्म। नहीं बात लगी? बस दिमाग में सवाल आएगा, सर जी आपने प्रॉफिट लॉस में 13.5 का सूद लिखा है, लेकिन बैलेंस शीट में 6.6 का सूद लिखा है। तो लॉजिक समझ आ रही है? प्रॉफिट लॉस में कितना सूद आना है? 6.9 का आना है। हाँ जी। क्यों? दे चुके हैं। दे चुके हैं। कन्फर्म होते हैं। अब प्रॉफिट लॉस में 6.9 आना है। ठीक कह रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस में कितना आना है? 13.5 आना है खोतिया। और दे चुके हैं 13.5। तो समझ आ गई बात है? 13.5 क्यों आया प्रॉफिट लॉस में? और बैलेंस शीट में 6.6 क्यों आया? ये वो आएगा यहाँ पे जो पे नहीं हो। अगला सवाल। बच्चों हमने यहाँ पे वो लाइबिलिटी लिखी जो अगले 12 महीनों में देनी थी, लेकिन अगले 12 महीनों में तो 6.3 भी देना था। ये क्यों नहीं लिखा? हाँ? हाँ? तो ये भी तो 2014 में ही देना है ना। ये 10 मिलियन कब देना है? 14 में देना है। तो करंट लाइबिलिटी। तो 10 मिलियन के साथ वो 6.6 मिलियन तो लिख दिया हमने यहाँ पे। 6.3 मिलियन क्यों नहीं लिखा? हाँ जी। और 6.6 भी तो अगले साल में इंटरेस्ट जा रहा था ना, वो तो लिखा आपने। ये इस साल का था, पे नहीं किया था, इसलिए लाइबिलिटी है। और ये अगले साल का है। तो ये भी तो अगले साल का ही है।
ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? हाँ भाई, 5 मिलियन को जो उस तरीके को पे कर रहे हैं वो अपने बैलेंस शीट में लिखा है, 5 जमा 5 10 करके। उस 5 मिलियन के टाइम पे ही 6.3 मिलियन इंटरेस्ट देना था, वो नहीं लिखा आपने। 12 महीनों के अंदर वो भी तो देना ही है। वजह बताए। हाँ? तो ये 6.6 जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये लाइबिलिटी क्यों है? तो वो भी तो पे करना है। हाँ? हाँ, देखो, एक्सपेंस, बिजली का बिल आता है तो एक्सपेंस बनता है, आप पे नहीं करते तो लाइबिलिटी बनती है। अगर आपने पे कर दिया तो लाइबिलिटी किस चीज की? नहीं समझ आ रही। हॉस्टल का रेंट ड्यू हो गया, आपने पे कर दिया, लाइबिलिटी बनने का मौका ही नहीं मिला। हॉस्टल का रेंट ड्यू हो गया और आपने पे नहीं किया, तो वो एक्सपेंस था, अब क्या बन जाएगा? अब वो लाइबिलिटी बन जाएगा। एक्सपेंस अगर पे ना हो तो लाइबिलिटी बनती है। एक्सपेंस जैसे ही हो आप पेमेंट कर दें तो लाइबिलिटी बनने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये लोन पहले दिन से लाइबिलिटी है। ये लोन क्या है? अगर आपने अगले साल 10 मिलियन पे करना है, करंट लाइबिलिटी में लिखा है, तो ये पहले दिन से लाइबिलिटी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्सपेंस था बाद में लाइबिलिटी बन गया, वो पहले दिन से क्या है? लाइबिलिटी है। लेकिन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पहले दिन से लाइबिलिटी नहीं होता। इंटरेस्ट पहले बनता है एक्सपेंस। क्या बनता है? एक्सपेंस। उसकी पेमेंट कर दो, जान छूट गई। लेकिन अगर उसकी पेमेंट ना करो तो वो क्या बनता है? लाइबिलिटी। ये 6.3 मिलियन एक्सपेंस बनेगा, लेकिन आज की तारीख में ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो फ्यूचर में एक्सपेंस है। तो वो एक्सपेंस जो फ्यूचर का है उसको आज रिकॉर्ड कर लें। और बोलो तो सही, ठीक है ना? वो एक्सपेंस जो फ्यूचर का है, फॉर एग्जाम्पल आप परेशान है जी, अगले साल हॉस्टल का रेंट कितों पे कराएंगे, तो क्या उसकी टेंशन लेनी चाहिए? उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि वो एक्सपेंस अभी हुआ ही नहीं। आप उस एक्सपेंस को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? हॉस्टल छाड़ दो। हॉस्टल में रहेंगे तो रेंट पड़ेगा ना, हॉस्टल में रहेंगे नहीं तो रेंट नहीं पड़ेगा। तो अगले साल जो आपने हॉस्टल का रेंट देना है, क्या वो आज आपके सर पे लाइबिलिटी है? नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगले साल आपने अगर बैंक का कर्जा देना है, वो आज भी आपके सर पे क्या है? लाइबिलिटी है, चाहे देना आपने फ्यूचर में है। क्यों? क्योंकि आपने माजी में कर्जा लिया। समझ आ रही बात? अच्छा, अगले साल आपने किसी से उधार लेने हैं और 10 साल बाद देने हैं, तो क्या उसकी टेंशन आज लें? क्यों? क्योंकि अभी उधार लिया ही नहीं। जब उधार लिया ही नहीं तो टेंशन किस चीज की? नहीं समझ आ गया? ठीक है। तो लाइबिलिटी उसी वक्त आपके सर पे होती है जब माजी में आपने कोई चवल मारी हो। यह चवल आप 1 जनवरी 2012 को मार चुके हैं, कर्जा ले चुके हैं, उसकी वजह से टेंशन है, 110 मिलियन की सर पे लाइबिलिटी। अगर आपने 2015 में लोन लेना है तो क्या उसकी टेंशन 2012 में होगी? उसकी टेंशन 2012 में नहीं। समझ लगी? तो लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो आपने अगले साल पे करनी है वो करंट लाइबिलिटी तो है, लेकिन वो माजी की किसी हरकत की वजह से है। माजी में कर्जा लिया, लेकिन वो इंटरेस्ट जो आपने अगले साल पे करना है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। क्यों पैदा नहीं हुआ? भाई टाइम गुजरेगा तो इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट पे कर देंगे, जान छूट जाएगी। नहीं पे करेंगे तो क्या बनेगा? तो जाके लाइबिलिटी में। बाय डिफॉल्ट कोई एक्सपेंस लाइबिलिटी नहीं होता, नॉन पेमेंट की वजह से वो लाइबिलिटी होती। नहीं समझ आ रही बात? और कुछ कुछ समझ आई है? हाँ। अच्छा जी, पहला सवाल बच्चों मैंने किया, ये इसके दोनों रिक्वायरमेंट समझ आ गई। अब पार्ट बी पढ़े जरा ध्यान से, मैंने हर किसी का चेक करना सवाल।
ए लोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिटी बैंक लिमिटेड ऑन यकम जनवरी 2013 फॉर 5 मिलियन। कितना कर्जा लिया जी? इट कैरीज इंटरेस्ट ऑफ 0.23 पर थाउजेंड पर डे। सरदल फाज में 8.395% पर एनम। इस तरह की बात आपने क्यों में कहीं पढ़ी हुई है? 0.23 पर थाउजेंड पर डे पढ़ी हुई कि नहीं पढ़ी हुई? मुकर गए मुकर गए मुकर गए। होने काट लेने, होने काट लेंगे बच्चों, होने काट लेंगे। क्यूएम का चैप्टर नंबर 6 दर फिटे हाल थोड़े ते। ये देखो, बैंक चार्जेस मार्कअप ऑफ 0.39 पर डे पर थाउजेंड। क्वेश्चन नंबर 5.4। इसको क्या करना था जी? परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। याद आ रहा कुछ कुछ? और यही बात अगर आई कैप उठा के दे दे आपको FAR 1 में, तो कह रहे हैं ये तो थोड़ा सिलेबस है। अच्छा, उसने आपकी आसानी के लिए क्या किया है? कैलकुलेट करके दे दिया है। ये तुसी करन बैठे तो नहीं होना। हालांकि आप कर चुके हैं क्यों में। ये 5.4 MCQ शुरू शुरू में ही आ गया था। फिर ही आप कर चुके हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट। अब समझ आई कि आई कैप ने सवाल क्यों में क्यों डाला था? क्योंकि उसको पता था कि मैं FAR 1 में टेस्ट करूंगा, तो FAR 1 में आ गया। ठीक है, अभी तो आपकी जिंदगी आसान करने के लिए उसने बता दिया है, लेकिन जो तो दोबारा कैलकुलेट करना पहले। ठीक है जी। और आपके सामने अभी दूसरी क्लास से क्यूएम का एक स्टूडेंट बुला लेते हैं, वो करके दे देगा, तो तुम तो मुंह देखोगे, फिर वो तो मुंह देखेगा। इन्हों की क्यूएम पास कैं हुई? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहेगा ये हालत इन्हों की पास हो सकती है, मैं तो फिर गोल्ड मेडल लांगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला पॉइंट। इट इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 100,000 स्टार्टिंग फ्रॉम यकम अप्रैल 2013 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्या बच्चों इस 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट शामिल है? नहीं शामिल, इंटरेस्ट उसके अलावा है। चलो बच्चों, करना क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 30 जून 2013। हमने कर्जा कब लिया? यकम जनवरी 13 को। और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 13 को। कितने साल का सूद आएगा इसमें? 6 महीने का सूद आएगा। साल की कैलकुलेशन ही नहीं करवा रहा मैं आपसे, सिर्फ 6 महीनों की कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। रेट आपको पता चल गया बच्चों? ये रेट है। ध्यान से एक दफा, दो दफा, तीन दफा सवाल पढ़ ले और मुझे 6 महीनों। हाँ जी, देखते हैं बच्चों, अब जरा ध्यान से। कितना कर्जा लिया आपने? 5 मिलियन, ऐसे ही है? फिर डायग्राम देखें जरा। कर्जा कितना लिया जी बच्चों? 5 मिलियन। किस तारीख को लिया? यकम जनवरी 13 को लिया। पहली किस्त कब दी? पहली किस्त यकम फरवरी को नहीं दी। कब दी? इसका मतलब है फरवरी और मार्च के महीने में कोई किस्त आपने नहीं दी, तो सूद पड़ता रहा। जनवरी का महीना भी पूरा सूद पड़ा, फरवरी का महीना भी पड़ा, और मार्च का महीना भी पड़ा। तो बच्चों 3 महीने का सूद आपका 5 मिलियन के ऊपर पड़ा। सोचो सोचो सोचो, गलती होगी ना यहाँ पे। ठीक है जी। तो आई कैप ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, भाईजान ध्यान ना लखा खोल के सवाल पढ़ा करो कि तारीख क्या लिखी हुई है। तो 3 महीनों तक तो इसी वैल्यू पे सूद लगना है, क्योंकि लोन में तो कोई कमी आई नहीं।
तो 5 मिलियन इंटू 8,395 इंटू 3/12, यहाँ तक की बात मिलेगी बच्चों। तो 104,937.5, ये जनवरी से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट है जो आपने पे करना, अलॉन्ग विद 1 लाख रुपया। ऐसी है ना, 1 लाख लहदा पे करना है और ये लहदा पे करना है, मतलब 2,04,937 की पेमेंट होनी है आपकी यकम अप्रैल। समझ लगी? फिर मई के महीने में जो आपने पेमेंट करनी है यकम मई को, उसमें सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, और वो 1 महीने का इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 4.9 मिलियन पे लगेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए वापस कर चुके। तो 4.9 मिलियन इंटू 8.395 इंटू 1/12। नहीं समझ रही? अब 1/12 क्यों आया? ऊपर 3/12 क्यों आया? समझ आ रही है? नहीं समझ रही? हाँ, क्या ये सर है? ये 1 नंबर पे और देखो ना, फरवरी जनवरी और मार्च का 3 महीनों का इंटरेस्ट पे करना, तो क्या करेंगे? फिर अप्रैल में तो सिर्फ 1 ही महीने का इंटरेस्ट पे करना ना। क्यों? 3 महीनों का तो कर चुके, और 3 महीने ऋण दे रही था, तो अगले महीने फिर 3 महीने ऋण देना, 1 महीने का, इसलिए 1/12। और समझ लगी बात है? 49 लाख इंटू रेट इंटू 1/12, कितना इंटरेस्ट बनता है बच्चों? 34,279.6। फिर ये कमाई को जो पेमेंट करनी है, क्या नहीं समझ रही? ये कमाई को जो पेमेंट करनी है बच्चों, किस लोन पे रेट लगेगा? 4.8 मिलियन। क्यों बोला? ये कम अप्रैल को पेमेंट कर चुके हैं, ये कम मई को पेमेंट कर चुके हैं, अब हम ये कम जून पे खड़े हैं, तो दो पेमेंट लाख लाख की कर चुके हैं। लोन हमारा कम हो चुका है, कितना हो चुका है? 48 लाख इंटू 8.395% इंटू 1/12, तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 33,580.0। ऐसी है। पेमेंट तो नहीं है कम जून को, लेकिन सूद बनता है मई का। नई बात समझ आए? ठीक है ना? जब आपने अप्रैल को पेमेंट की थी यकम अप्रैल को, तो उसमें किस किस महीने का सूद शामिल था? जनवरी फरवरी और मार्च का था, अप्रैल का नहीं था। अप्रैल का सूद किस में शामिल होगा? मई की किस्त में, और मई का सूद जून की किस्त में। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा जी, अब अगली पेमेंट तो यकम जुलाई को होनी है, और यकम जुलाई आ रहा है अगले साल में, क्योंकि हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून। 30 जून पे तो हमारा साल खत्म हो गया। पेमेंट है अगले साल यकम जुलाई पर। ठीक है, लेकिन स्यापा ये है कि उसमें जो सूद है वो पिछले साल का, वो सूद जून का है। समझ आ रही है? अब जून का सूद कैसे निकालेंगे बच्चों? रिमेनिंग लोन आपका कितना रह गया? 4.7 मिलियन इंटू रेट इंटू 1/12, तो कितना रहेगा? 32,880। उसने हमसे मांगा है कि इंटरेस्ट निकालो फॉर द ईयर। ठीक है, तो हम कहेंगे साल का तो लोन था ही नहीं, लोन तो था ही 6 महीनों का, तो 6 महीनों का सूद इकट्ठा करें, जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, टोटल करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 205,677। यहाँ तक की बात समझ लगी? कोई टेंशन? 100% क्लियर है? बता दो, अगर कोई मसला है तो अभी डिस्कस कर लो।
ये तो जुलाई को पे करना है कि ये पे और ठीक हो गया जी। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, तो बैलेंस शीट बनाओ। ओके, अब हम खड़े हैं 30 जून पे। कहाँ पे खड़े हैं? 30 जून पे खड़े हैं। सोच समझ के जवाब देना। 30 जून वाले दिन हमारे सर पे कर्जा कितना है? 30 जून वाले दिन हमारे सर पे कर्जा कितना है? 4.7 मिलियन। ऐसी है, ये टोटल लोन है। कौन सा लोन है? वो बोलो तो सही। इसके दो टोटे करने हैं। वो जो अगले साल पे करना है और वो जो अगले साल के बाद पे करना है। करें जी जरा। 4.7 मिलियन के बच्चे दो टोटे होंगे। लाख लाख की 12 किसे देनी है अगले साल? तो कितना बन गया? 12 लाख। और उसके बाद 35 लाख पे करना है। नहीं समझ रहे? तो 47 लाख के दो टोटे होंगे, एक 12 लाख का और एक 35 लाख। नहीं समझ रही? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज में, नॉन टर्म लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन 35 लाख, फिर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 12 लाख। ऐसी है। अच्छा, अब बच्चों यकम जुलाई को जो पेमेंट करनी है उसमें सूद शामिल है। किसका? जून का। जून का महीना तो पिछले साल में जा रहा था, इसका मतलब है जून की सूद की पेमेंट जून में नहीं हुई। कब हुई है? बाकी सारी पेमेंटें हो चुकी हैं। कौन सी पेमेंट पेंडिंग है? जून के महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है। अगर वो पेंडिंग है, पहले तो बनता था खर्चा। पहले क्या बना था? पेमेंट ना होने की वजह से वो क्या बन गया? तो वो भी फिर बैलेंस शीट में जाएगा। 32,880 तुम्हें लगी? और बाकी 5 महीनों का खर्चा बैलेंस शीट में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो पे हो गया। जैसे खर्चा बना पे कर दिया, जैसे खर्चा बना पे कर दिया। ये जून का खर्चा बाद खर्चा है, जो बनता तो था, पेमेंट कोई नहीं हुई थी। तो यह लिहाजा ये भी लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट सबको समझ आ गई? कोई एतराज? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सबको समझ आ गई है? कोई एतराज? पार्ट सी करें, जल्दी करें। हाँ भाई, हो गया। A loan is obtained on Yakam August 2012 for 25 million. It carries markup at the rate of 15% per annum. It is repayable in quarterly installment of 5 million starting from Yakam November 2012 along with interest. कर्जा कब लिया? 3 महीने कब पूरे होंगे? पेमेंट कब करनी है? ठीक है जी, तो 3 महीने बाद ही पेमेंट करनी है ना। अब जरा देख ले बच्चों, यकम अगस्त को कर्जा लिया 25 मिलियन का, रेट है 15%। पहली पेमेंट करनी है यकम अक्टूबर, यकम नवंबर को। तो इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे जी? 25 मिलियन इंटू 15% इंटू 3/12 कर लिया। कितना है जी? 9,37,500 ये निकला। इसमें कौन कौन सा महीना शामिल है बच्चों? अगस्त, सितंबर, क्लियर हो गया। फिर 5 मिलियन दे दिया वापस, बाकी कर्जा कितना रह गया? 20 मिलियन। 20 मिलियन इंटू 15% इंटू 3/12 कितना इंटरेस्ट आएगा? 7.5 लाख। इसमें कौन कौन से महीने हैं? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फिर 5 महीने वापस कर दिया बच्चों, पीछे रह गया 15 मिलियन। 15 मिलियन इंटू 15% इंटू 3/12 5,22,500। इसमें कौन कौन से महीने हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल। पेमेंट कर दी। पीछे कितने रह गया बच्चों? 10 मिलियन इंटू 15% इंटू 2/12। 2/12 क्यों? मई और जून का महीना लिया है, जुलाई का नहीं लिया, क्योंकि हमारा साल यहाँ पे खत्म हो गया।
तो बड़ी बात, तो 2.5 लाख रुपया आपका बनता है मई और जून का, ठीक है। अच्छा, क्या ये 9,37,500 पे कर दिया? यस। 7.5 लाख, 5,22,500, ये 2.5 लाख, ये पे नहीं। इसके साथ जुलाई का महीना भी शामिल होगा, फिर इकट्ठी पेमेंट होगी, ऐसी है ना। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर रही समझ आ गया सबको बच्चों? कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है जी? 25 लाख, ऐसी है। अगला पॉइंट, बैलेंस शीट बनाओ। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या जाना है? पहले तो मुझे बताओ टोटल लोन कितना रहता है? 10 मिलियन। इस 10 मिलियन के दो टोटे होने हैं, करंट और नॉन करंट। बताओ जी। सारे का सारा करंट ही है, नॉन करंट कोई भी नहीं है, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर ही 10 मिलियन पे हो जाएगा। ठीक हो गया। और सूद कितना जाएगा? 2.5 लाख जाएगा। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? लॉन्ग टर्म लोन में कुछ नहीं आना। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में 10 मिलियन आएगा, और इंटरेस्ट पेबल जो मई और जून के महीने का था वो लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे 2.5 लाख। समझ में की बात है? यहाँ तक कोई इतराज? तीनों एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हमारा ओरिजिनल चैप्टर शुरू होने लगा। बोरिंग कॉस्ट IS 23। ध्यान से बच्चों, बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन है इंटरेस्ट, जो भी ऊपर पढ़ चुके हैं, एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। इंटरेस्ट हमें पता है ना, लोन के ऊपर जो रेट लगाएंगे इंटरेस्ट आएगा। उसके अलावा कौन सी कॉस्ट? अदर रिलेटेड कॉस्ट डेट एन एंटिटी इनकर इन कनेक्शन विद बोरिंग ऑफ फंड्स। कहता है कर्जा लेते वक्त जो खर्चा पे करते हैं उसको बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। खर्चा कौन कौन सा है? कहता है दो तरह का खर्चा है। कौन कौन सा? एक तो सूद वाला, और दूसरा अदर रिलेटेड कॉस्ट। अब अदर रिलेटेड कॉस्ट क्या बोला है वो उसने नीचे बताइए। अदर रिलेटेड कॉस्ट इंक्लूड बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। कि जब आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो एटीएम को इस्तेमाल करने के भी पैसे वो काटते हैं, तो बैंक चार्जेस है। हालांकि आपने तो कोई कर्जा नहीं लिया, ऐसे ही ना, आप तो अपने पैसे निकलवा रहे हैं, उसके ऊपर भी बैंक पैसे काट रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंक चार्ज। फिर आप साल बाद एम ही पैसे काट लेते हैं, एनुअल मेंबरशिप फी या एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस के नाम से। फिर अगर आप चेकबुक आपकी खत्म हो जाए, चेकबुक निकलवाने जाते हैं, एटीएम कार्ड आपका एक्सपायर हो जाए, एटीएम कार्ड नया बनवाना पड़ता है, तो उसके पैसे काट लेते हैं। समझ लगी? तो बैंक मुख्तलिफ किस्म के जो पैसे काटता है, क्या वो सूद होता है? वो सूद नहीं है। वो कहता है सूद और बाकी चार्जेस, ये दोनों मिला के बोरिंग कॉस्ट बनते हैं। क्या बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ सूद आता है? उसमें बैंक चार्जेस भी शामिल। अच्छा जी, वो कहता है बैंक चार्जेस के डिफरेंट नाम हैं जो पेपर में आ सकते हैं। पहला नाम है अरेंजमेंट फी, कि आपको लोन अरेंज करके दिया। दूसरा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या कमिटमेंट फी। ये तीन नाम आई का इस्तेमाल कर सकता है पेपर में। बैंक चार्जेस का क्या क्या नाम इस्तेमाल कर सकता है? अरेंजमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस और कमिटमेंट फी। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अगला पॉइंट, लोन कितनी तरह का होता है ये भी उसने बताया। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, या शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की सीधी सीधी एग्जांपल है बच्चों क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में जो पैसा होता है वो आपका होता है, वो बैंक का पैसा होता है। तो आप बैंक से उधार ले रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? उधार। तो उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट।
समझ लगी बात? अब अगला पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज। अब सोच समझ के जवाब देना। बच्चों फर्ज करो आपने कंपनी बनाई है। क्या बनाई है? कंपनी बनाई है मिस्टर ए ने। ओके, कंपनी बड़ी मशहूर है। मिस्टर ए को कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ओके, अब सबसे पहला काम तो यह है कि वो बैंक से कर्जा ले ले। लेकिन बैंक इतना बेवकूफ नहीं है कि स्टार्ट अभी कंपनी हुई है तो कर्जा दे दे। बैंक का पता है थोड़ा भरोसा है 6 महीने चलो ना चलो, मैं भी आपको कर्जा दे दूं, पहले चल के दिखाओ, हमें यकीन हो कि आप नहीं डूबेंगे, फिर आपके बारे में सोचेंगे। अच्छा, पैसा चाहिए, बैंक नहीं दे रहा फिलहाल पैसा, तो फिर ये मिस्टर ए क्या करेगा? पैसा तो चाहिए, कंपनी ग्रो करनी है, अपना जितना के पैसा था सारा लगा दिया उसने। ठीक है जी। मतलब बिल गेट्स अगर सिर्फ अपने पैसे पे भरोसे पे बैठा रहता तो माइक्रोसॉफ्ट कभी इतना बड़ा ना होता। बात सुन लगी? एप्पल की कंपनी का मालिक क्या नाम था उसका? स्टीव जॉब्स। अगर सिर्फ अपने पैसे पे बैठा होता तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी कभी ना बन सकी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब है कि इन कंपनियों में लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है, अगर आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आपके पास कैश ज्यादा होना चाहिए। तो कैश ज्यादा कहाँ से होगा? बिल गेट्स को जब उसने कंपनी बनाई थी बैंक ने लोन दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है, अगर इनको पैसा चाहिए तो ये क्या करेंगे? ये दुनिया से कहेंगे पैसा लगाओ हमारी कंपनी, हम आपको शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं। क्या इशू करते हैं? तो बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे जी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर तो अपना पैसा है तो फिर तो कैपिटल, लेकिन अगर लोगों का पैसा लगाया है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? शेयर कैपिटल। क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट इशू करना होता है कि भाईजान आपने कितने पैसे लगाए हैं। एक बंदे ने कहा मैंने ₹1,00,000 लगाया, तो हम उसको डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, ये लो तुम्हारा ₹1,00,000 का रिसीविंग। समझ आ रही बात? उसको हम कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं? शेयर्स। अच्छा, शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन इक्विटी, इट इज नॉट ए बारोइंग। ये याद रखना। लोगों का पैसा उठा के कंपनी में लगाया, कंपनी कल को डूब गई तो लोग कहेंगे भाईजान सामने साढ़े पैसे वापस करो। नहीं, हम कहेंगे भाईजान आपके पैसे भी डूब गए। ऐसी ना, जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करती है तो ये नहीं कहते कि कंपनी का नुकसान हो गया, हम क्या कहते हैं कि पब्लिक का लाखों अरबों रुपया डूब गया। कंपनियों का नहीं डूबा। किसका डूबा? पब्लिक का। समझ आ रही बात? तो कहता है पब्लिक ने पैसे लगाए हैं, क्या पब्लिक को वापस करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो पैसे आपने लिए वापस कोई नहीं करने, क्या उसको लोन कह सकते हैं? लोन नहीं कह सकते। पब्लिक बेचारी मजलूम, बैंक जितनी ताकतवर नहीं है। अगर पब्लिक भी बैंक की जितनी ताकतवर होती तो इनकी गर्दन पे पाँव रखवा के पैसे निकलवा देती। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बैंक तो मुर्दे को दफनाने नहीं देता। भाजन साइड ते हो पहले शाबाश दी विरासत दसो किन्नी है, ये बच्चे किन्ने ने, विरासत बच्चे तकसीम होने तो पहले मेरे पैसे कटो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? लेकिन ये काम पब्लिक नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो बैंक से पैसे लेंगे तो देने की टेंशन है, पब्लिक से पैसे लेंगे देने की टेंशन नहीं। अच्छा जी, आपको पैसे चाहिए, आपने पब्लिक को कहा भाईजान शेयर परचेज कर लो हमारे, बड़े सस्ते हैं, कल को महंगे हो जाएंगे। पब्लिक ने कहा 100 बिस्मिल्लाह। तो बच्चों कैश डेबिट हो गया और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैश आ गया आपके पास, साल 2 साल 3 साल 4 साल आप कंपनी उसे चलाते रहे। तो क्या पब्लिक अन्नी है? उसने क्यों पैसे इन्वेस्ट किए? पब्लिक ने क्यों पैसे लगाए? पब्लिक को दो फायदे नजर आ रहे हैं। नंबर वन, कंपनी ग्रो करेगी, हमारा शेयर ग्रो करेगा। नंबर टू, कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट में जाएगी तो हमें प्रॉफिट का हिस्सा देगी। दो चीजें मिलेंगी। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट, साल गुजर गया, कंपनी ने ग्रो किया, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए क्या करेगी?
उनको डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये उस वक्त है जब अनाउंसमेंट होगी। क्या होगी? जब पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि हम अगले महीने में पब्लिक को इतने बिलियन का डिविडेंड देने जा रहे हैं। जब ये चल गई मीडिया पे, ये पट्टी चल गई, क्या अगले महीने मुकर सकते हैं? नहीं मुकर सकते। कंपनी नहीं मुकर सकती। कंपनी ने अगर कह दिया हम इतने पैसे देंगे तो इसका मतलब है इतने पैसे देंगे। हुकूमत मुकर सकती है। वो अरशद नदीम जानते हो कौन था? पता नहीं कौन था। कौन था? पता नहीं। दसो सीए करते पे हो है? वाह 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 वाह, तेरे सिर च मारे होना ना, तेरा सिर सेट हो जाता कम से कम। ठीक है नहीं? अरशद नदीम ने जब वो थ्रो फेंकी, गोल्ड मेडल उसका आ गया, तो हर बड़े बंदे ने उसको प्लाट ऑफर किए। साढ़े वालों भी 5 मरले का प्लाट, साढ़े वालों भी 10 मरले का प्लाट, साढ़े वालों भी 2 कनाल का प्लाट। और अरशद नदीम कह रहे यार इंडिया लोगों ने मेरे प्लाट दिखाया सी, वो कोई भी नहीं दे रहा। और समझ लगी? उस वक्त हर किसी ने अपनी मार्केटिंग के लिए क्या किया? मशहूरी कर दी, हम हमारी तरफ से अरशद नदीम को लैंड क्रूजर, दूसरे ने कहा साढ़े वालों जहाज, तीसरे ने कहा साढ़े वालों पूरा सूबा लै रहे। ठीक हो गया। अब बेचारे ने कलब कलब के तंग आके कहा है यार वो इतने लोगों ने कहा था प्लाट प्लाट प्लाट, तो किधर ने प्लाट? कोई चक्कर नहीं, सब गायब हो गए। ठीक है जी। लेकिन अगर वो बात किसी कंपनी ने की होती, कंपनी ने फंस जाना था। समझ लगिए? क्योंकि कंपनी के ऊपर पब्लिक का क्या है? एतमाद है। कंपनी बात करके मुकर नहीं सकती। समझ आ रही है? तो कंपनी और सियासतदान में फर्क है। सियासतदान कह के मुकर गया, कंपनी मुकर नहीं सकती। तो जिस दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि डिविडेंड देंगे, तो फिर डिविडेंड की एंट्री पास करनी पड़ेगी। डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ये डिविडेंड बेसिकली आपके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, प्रॉफिट में कमी आ जाएगी और लाइबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। बेसिकली प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के साइड पे कर देंगे आप। यार ए हुन साढ़े ते कर्जा है, असं उन्होंने देना है। समझ आ गई बात? और अगला पॉइंट, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस। अब आपके दिमाग में होगा तो सही सर, प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है, हो रहा है ना, तो ये तो एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस ही प्रॉफिट में से माइनस होता है। नीचे उसने उसी वक्त ये बात क्लियर कर दी कि आपके दिमाग में ये बात ना आए कि ये एक्सपेंस है। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, इंस्टेड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग, जस्ट लाइक ड्राइंग। वो कहता है ड्राइंग क्या एक्सपेंस होता है? मालिक कारोबार में से कुछ पैसे उठा के घर चला गया, निकाल के ले गया ना पैसे, उसने कमाए थे तो ले गया, तो क्या ये एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग कहाँ लिखा करते हैं? कहाँ पे लिखा करते हैं? बैलेंस शीट में। अगर एक्सपेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता। ड्राइंग अगर एक्सपेंस होता तो कहाँ होता? ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं है। ये कहाँ है? ये बैलेंस शीट में। इट इज डिक्रीज इन कैपिटल बट नॉट एक्सपेंस। ड्राइंग क्या है? बेसिकली डिक्रीज इन कैपिटल तो है, लेकिन एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी। कहता जस्ट लाइक ड्राइंग विच आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। डिविडेंड भी कैपिटल में से माइनस होगा, जैसे ड्राइंग माइनस हुआ करती थी। फर्क समझ आ गया? अगर एक सिंगल बंदा जिसने कारोबार शुरू किया है वो उठा के पैसे घर ले जाएगा, वो ड्राइंग है। लेकिन अगर एक कंपनी है तो कोई भी बंदा मुंह उठा के पैसे घर नहीं लेके जाएगा। उसके लिए बोर्ड बैठेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा, इतने ज्यादा मेंबर हैं, उन सब मेंबर्स को एक तरीके कार से पैसे दिए जाए। ये समझ लगी? अगर अपने मुंह से कोई बंदा उठा के पैसे घर ले जाएगा तो जो पावरफुल होगा वो ले लेगा, जो बेचारा गरीब होगा उसको कख नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबको जिस जिसका जितने जितने शेयर बनते हैं उतने उतने पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो कोई पावरफुल है चाहे वो कोई नहीं है। क्यों? इस तरह से फिर गरीब लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो यही समझेंगे यार देखो है अमीर लोग ने ये डिविडेंड लै जाते हैं, सानू मिलता ही कख नहीं।
अमीर लोग तो तादाद में कम है, गरीब लोग ज्यादा है, तो कंपनी को पैसा तो सबसे चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कंपनी पहले लोगों का एतमाद बढ़ाएगी कि भाईजान टेंशन वाली बात कोई नहीं है, हम सबको जितने जितने शेयर है उसके हिसाब से पैसे देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों जब पैसे दे देंगे, यहां पे थी अनाउंसमेंट, यहां पे क्या है? पेमेंट। ऊपर हमने अनाउंसमेंट की थी कि भाई आपकी अमानत है, तो जब आपने अमानत कर दी साइड पे, क्या एंट्री पास करेंगे? डिविडेंड, डेबिट, पेबल, क्रेडिट। और जब आपने अमानत दे दी तो फिर पेबल लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, सर से कर्जा उतर गया, और कैश या बैंक। क्या ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों? कब कौन सी एंट्री करेंगे? जब डिविडेंड अनाउंस करेंगे, मोबाइल की जान छाड़ दे, ले ले खटुआ। हाँ जी, जब अनाउंसमेंट करेंगे क्या एंट्री करेंगे? डिविडेंड, डेबिट, पेबल, क्रेडिट। और जब पेमेंट करेंगे, पेबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। यहां तक की बात समझ लगी सबको? अगला पॉइंट। अब एज द शेयर कैपिटल इज नॉट ए बोरिंग, चूंकि लोगों से पैसा लिया है, वापस करने का कोई इरादा नहीं है, तो ये बोरिंग नहीं है। तो उसके ऊपर जो डिविडेंड देना है, तो फिर क्या वो बोरिंग कॉस्ट होगी? जब शेयर कैपिटल लोगों से जो पैसा लिया वो बोरिंग ही नहीं है, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड दे रहे हैं वो बोरिंग कॉस्ट कहां से होगी? पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल चार्जेस कहाँ लिखा करते हैं? कहाँ लिखा करते हैं? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा करते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? वो फाइनेंशियल चार्जेस बेसिकली बोरिंग कॉस्ट ही था। वो जो फाइनेंशियल चार्जेस आप लिखा करते थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, वो बेसिकली क्या था? वो बोरिंग कॉस्ट ही था। वो कहता है कि जब भी ये रिकॉग्नाइज होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्सपेंस से मुराद क्या है? प्रॉफिट लॉस में ले देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये एंट्री किया करते थे, याद करो। वो 20-20 नंबर के लंबे लंबे सवाल, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता था, लोन होता था, लोन पे रेट लगाते थे, 6 महीने का या साल का इंटरेस्ट निकाला करते थे, एंट्री पास किया करते थे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, याद आ रहा कुछ कुछ? और वो फाइनेंशियल चार्जेस के नाम से प्रॉफिट लॉस में आप रिकॉर्ड किया करते थे। याद आया कुछ कुछ? तो ये वही बात कर रहा है कि अगर तो साल गुजर चुका है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ओके। अदर कॉमन वर्ड्स फॉर इंटरेस्ट इज फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस चार्ज। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था। ठीक है जी। इंटरेस्ट के दो नाम और भी हैं, कौन कौन से? फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस चार्ज। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तो बच्चों हमने यही पढ़ा था कि जब भी कोई सूद पड़ जाएगा, एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। और उस वक्त हमारा 100% कंसेप्ट यही होता था कि दुनिया में जितनी भी तरह का सूद है प्रॉफिट लॉस में जाएगा। चाहे बैंक चार्जेस हैं, चाहे एटीएम चार्जेस हैं, चाहे एनुअल मेंबरशिप फी है, चाहे इंटरेस्ट है, जो कुछ भी है वो कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल चार्जेस में के तौर पे प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। आज बच्चों ये टॉपिक हमें बता रहा है कि नहीं, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जिसमें सूद प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। ये सारा स्टैंडर्ड उसी एक्सेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अनलेस एक्सेप्शन borrowing cost is related to a qualifying asset. Borrowing cost is related to a qualifying asset. In that case, borrowing cost is capitalized या added to the cost of a qualifying asset. कहता है अगर तो सूद पे कर रहे हो क्वालिफाइंग एसेट की वजह से, तो फिर वो सूद प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में जाएगा। समझ लगी? पहले हमारा यकीन क्या था, कंसेप्ट क्या था कि जितना भी सूद है कहाँ जाएगा?
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तक यही नॉलेज था। FR 1 कह रहा है कि नहीं, एक एक्सेप्शन है कि अगर तो आपने कर्जा लिया था किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो उस कर्जे पे जो सूद पे करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और वो क्वालिफाइंग एसेट खुद कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इसका मतलब सूद कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट में जा। इससे पहले हमारा कंसेप्ट क्या था? सूद कहाँ जाएगा? अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि सूद बैलेंस शीट में भी जा सकता है। क्या दुनिया का सारा सूद बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं, सिर्फ एक सिनेरियो में जाएगा। कौन सा? अगर क्वालिफाइंग एसेट हुआ तो। अगर क्वालिफाइंग एसेट ना हुआ तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जो पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। नहीं समझ आ रही बात? अब अगला फिर कंसेप्ट, क्वालिफाइंग एसेट क्या है? हमने तो पढ़ा दो तरह के एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये क्वालिफाइंग एसेट क्या भला है? तो लगी बात। अब उसकी डेफिनेशन पढ़े बच्चों। एन एसेट विच टेक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट है जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल टाइम लग जाए। कौन सा टाइम लग जाए? सब्सटेंशियल टाइम लग जाए, उसको क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट। नूडल्स कितनी देर में तैयार हो जाते हैं? तो क्या ये सब्सटेंशियल टाइम है? नहीं, नहीं बात समझा रही। खरोड़े कितनी देर में तैयार हो जाते हैं? बोलना नहीं है। है नहीं, वो कभी सोचा तो है ना बांधने कितनी देर से। खाना नहीं, कोई खरोड़ा ही नहीं खाता। मुंह तेरा खरोड़े आ रहा है, वो बंदा खरोड़े खाना ही नहीं। पाए हूं सही है। कदम कितनी देर में कदम पकाते हैं? हम बाय से बना लेते हैं, ठीक है नहीं, तो उस पर अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन क्या ये सब्सटेंशियल टाइम से मुराद वो वाला टाइम है जो पाए बनाने में लगता है? नहीं, ये वो टाइम। हमें लगी बात। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक सब्सटेंशियल टाइम से मुराद आधा घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे नहीं है। स्टैंडर्ड के मुताबिक सब्सटेंशियल टाइम से मुराद है कम से कम 6 महीने। कम से कम 6 महीने। अगर किसी चीज को तैयार होने में कम से कम कितने महीने लग जाए? 6 महीने लग जाए, उसको कहेंगे सब्सटेंशियल टाइम। समझ लगी बात? तो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन क्या होगी फिर? ऐसा एसेट जिसको तैयार होने में 6 महीने या उससे ज्यादा का टाइम लग जाए, उसको क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट। तो बच्चों क्वालिफाइंग एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। ये बातें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में थोड़ी सी की थी हमने कि टेंजिबल क्या चीज़ है और इनटेंजिबल क्या चीज़ है। याद है? मतलब ऐसा हो सकता है बच्चों, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसको बनाते बनाते 1 साल लग जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और उस बिल्डिंग को बनाते बनाते 1 साल लग जाए। एक तो एक बिल्डिंग बनी बनाई ले ली, तो क्या उसको बनाने में 6 महीने लगे? नहीं, आपने तो बनी बनाई ली है। आज आपने पैसे दिए, चाबी पकड़ी, अगले दिन बिल्डिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है? वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। कौन सी बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगी? जिसको हम खुद बना रहे हैं। हमें दुनिया की कंस्ट्रक्शन पे एतबार है, हमने अपना ठेकेदार हायर किया, उससे बात की, उसको कहा भाईजान बिल्डिंग बनाओ। हमारे हिसाब से नक्शा होगा क्योंकि हमने यूज करना बिल्डिंग को। जो बनी बनाई बिल्डिंग हमने देखी है वो हमारे हिसाब से मैच नहीं करते। हमें बेसमेंट चाहिए, हमने वहां पे मशीनरी लगानी है, प्लांट लगाना है, शोर आएगा। ऊपर लगाएंगे तो मल्ला सारा तंग करेगा। नहीं समझ आ रही बात? तो बेसमेंट चाहिए हमें, या गाड़ियां पार्क करनी है, बेसमेंट चाहिए। तो पूरे मोहल्ले में तमाम कर देंगे कहीं पे बेसमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे भैया अपना बनाओ। ठीक है। उस सूरत में फिर ठेकेदार से बात करेंगे कि भाईजान इस तरह का नक्शा है, कितनी देर में बिल्डिंग बन जाएगी? तो वो कहेंगे भाईजान कम से कम इस पे 8 से 9 महीने लग जाएंगे। हम कहेंगे हाँ जी, अब ये क्या है?
क्वालिफाइंग एसेट। हमने कहा यार साढ़े को तो पैसे कोई नहीं। ठेकेदार ने कहा कोई मसला नहीं, बैंक तो रब्ता करो। हमने कहा ठीक है। हमने बैंक से रब्ता किया, बैंक ने हमें कर्जा दे दिया। बैंक ने साल बाद मांग लिया सूद, हमने बैंक को सूद पे कर दिया। लेकिन ये सूद कहाँ जाएगा? ये उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाए। क्यों बोला? क्योंकि बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट थी। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट है, उसको बनाने के लिए कर्जा लिया, उस कर्जे के ऊपर सूद पे किया, तो वो सूद प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर बैलेंस शीट में जाके क्या करेगा? 50 साल अगर बिल्डिंग की जिंदगी है, तो वो सूद भी 50 सालों में डेप्रिशिएट होगा। सूद अल्टीमेटली बैलेंस शीट में ही जाएगा, लेकिन 1 साल में नहीं जाएगा, 50 सालों में जाएगा। बिल्डिंग के साथ वो भी डेप्रिशिएट होगा। समझ आ गई बात? अच्छा जी, मुझे गाड़ी चाहिए, पैसे कोई नहीं, मैंने बैंक से ले लिया लोन, 50 लाख रुपए का गाड़ी ले ली। अब मैं जो 6 महीने बाद या साल बाद बैंक को सूद पे कर रहा हूँ, क्या वो गाड़ी की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गाड़ी क्वालिफाइंग एसेट नहीं। पॉइंट समझ आ गया? तो किसी भी सूद को एसेट की कॉस्ट में जमा होने के लिए क्या चीज चाहिए? क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो सकती, तो सूद उस एसेट में ऐड नहीं हो सकता। यहां तक की बात लगी जी। एसेट फॉर यूज वो एसेट जो हम खुद यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग है, सॉफ्टवेयर है, ये दोनों हम इस्तेमाल करेंगे। एसेट फॉर सेल वो एसेट जो हम बना रहे हैं लोगों को बेचने के लिए, उसको बच्चों क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि जो एसेट आपने खुद बना के इस्तेमाल करने हैं वो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं। लेकिन वो एसेट जो आपने खुद बनाए तो सही है, इस्तेमाल कोई नहीं करने, बेचने हैं, वो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम लगे। तो दोनों पे इंटरेस्ट ऐड हो सकता है। मतलब इन्वेंट्री में भी इंटरेस्ट ऐड हो सकता है। शर्त क्या है? इन्वेंट्री को बनने में 6 महीने लगे। मतलब सादा अल्फाज में, आप मलक रियाज हैं। कौन है आप? मलक रियाज। आपने बिल्डिंग बनाई, उसमें अपार्टमेंट बनाए। क्या बनाए? बिल्डिंग बनाई, अपार्टमेंट बनाए। तो जो अपार्टमेंट आपने बनाए उसमें लगे 7 महीने। कितने महीने लगे? अब वो जो अपार्टमेंट है, क्या वो IAS 16 में जाएंगे? क्यों? वो IAS 16 में नहीं जाएंगे कि जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो अपार्टमेंट क्यों बनाए? बेचने के लिए बनाए, रहने के लिए। मलक रियाज अपना ही डाउडाकार है, बल्कि वो तो रहना ही नहीं, पाकिस्तान तो दुबई चला गया। समझ आ रही बात? उसने अपार्टमेंट बनाए, बेचने शुरू कर दिए, तो उसके लिए वो अपार्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री। उन अपार्टमेंट को बनाने के लिए मलक रियाज ने लोन ले लिया, उस लोन के ऊपर वो सूद पे कर रहा है, तो वो सूद उन अपार्टमेंट की कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? अगर तो अपार्टमेंट को बनाने में 6 महीने लग गए तो। समझ आ गई बात? ये 6 महीने बच्चों एक रफ एस्टिमेट है। एक्सपर्ट्स जो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं, वो जब इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया 6 महीने इज सब्सटेंशियल टाइम। स्टैंडर्ड में 6 महीने का टाइम नहीं लिखा हुआ, ये बात याद रखनी है। स्टैंडर्ड में 6 महीने का टाइम नहीं लिखा हुआ। ये तो एक्सपर्ट्स ने उस स्टैंडर्ड को जब पढ़ा, इंटरप्रेट किया और अप्लाई किया, तो उन्होंने अंदाजा लगाया यार 6 महीने का टाइम सब्सटेंशियल टाइम बस। इसका मतलब है अगर कोई इन्वेंट्री 15 दिन में तैयार हो जाएगी, तो उसमें 15 दिन का सूद ऐड नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। समझ लगी बात? एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, depending upon the circumstances any of the following may be a qualifying asset. Number 1, construction of a factory building, head office building। बिल्डिंग बना रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा टाइम लगे। हेड ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें भी टाइम लग सकता है। परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ए प्लांट एंड मशीन स्पेशली इफ इम्पोर्टेड, अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं तो टाइम लग जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप कह सर कराची तो ले आ रहे हैं प्लांट, 8 महीने हो गए ना, अभी तक लाहौर नहीं पहुंचा। ये बात हजम नहीं होगी कि कराची से लाहौर आते हुए 8 महीने लगे। हाँ, अगर आप कह सर जापान से आ रहा है
तो टाइम लग गया, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन ही हमारे जो है ना वो पूरे नहीं हो रहे, इंपोर्ट वाले और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जापान वाले ने हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं सेंड किए, तो उस पर आपका टाइम लग सकता है। बातें समझ आती हैं, क्या टाइम लग गया। कराची से लाहौर आने में क्या बीच में समुद्र पड़ गया, इंडिया आ गया बीच, कौन आ गया कि कराची से लाहौर पहुंच नहीं पा रहा, प्लांट 6 महीने हो गए। समझ आ गई बात। तो कहता है अगर इंपोर्ट किया है प्लांटर मशीनरी तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ पे प्लांट लेके जा रहे हो, वो कभी 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तीसरा, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, ये जितने पावर प्लांट है जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, आईपीपीज नाम सुना है? ये बिजली जिनकी वजह से महंगी होती है उन्हीं पर डाल दिया जाता है कि उनकी वजह से महंगी हो रही है, वो सिर्फ गवर्नमेंट कर दी है, उन्होंने उन्होंने खाते पाई जाओ। ठीक है जी। तो ये जो पावर जनरेशन फैसिलिटीज हैं ये भी क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि ये बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी, ऑटोमेटिकली नहीं बन गई थी। ठीक है जी। एसेट्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। कहता है वो एसेट जो आपने पैसे दे के बने बनाए ले लिए, वो क्वालिफाइंग एसेट। ये फर्नीचर क्या हमने खुद बनाया था? बना बनाया। कंप्यूटर क्या हमने खुद बनाए? नहीं। गाड़ियां क्या हमने खुद बनाई? नहीं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बनी बनाई हम ले लेते हैं, तो ये कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकते। सिमिलरली, इन्वेंटरीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर आल्सो नॉट क्वालिफाइंग एसेट। ऐसी इन्वेंटरी जो 15 दिन में बन गई, वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट समझ आ गई सब बच्चों सबको? चलो बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, मुझे बताओ इनमें से कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है, कौन सा नहीं, जल्दी करें।